अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज इस वीडियो के अंदर जो है मैं स्कोप ऑफ वर्क जो है वॉल फ्रेमिंग, सीलिंग फ्रेमिंग, जिप्सम बोर्ड, इंसुलेशन, शीथिंग, इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। और जो रिसेंटली इश्यूज आते रहे हैं, एस्टिमेटर्स जब काम कर रहे होते हैं तो उनको जो है कुछ ना कुछ कंसर्न्स आ रहे होते हैं प्लान्स को लेके। कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती उनको। तो वो जो है इश्यूज वो भी डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मिस हो जाती हैं और नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो आपने एक तो नोट पैड ले लेना है, पेन ले लें और कोशिश करें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नोट्स आप अपने पास रख लें ताकि आपके जहन में रहें और रिटन फॉर्म में भी आपके पास हों। सबसे पहले जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हो, स्कोप ऑफ वर्क डेफिनेट सी बात है आपने देखना होता है। और लेट्स से उसका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो वॉल फ्रेमिंग, सीलिंग फ्रेमिंग और ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है सारा, ये वाला स्कोप है। तो आपने जो है प्लान्स को अपलोड करना है। और ये आपने गलती नहीं करनी कि सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान्स ही को देख रहे हो आप। आपके पास जो है सारा जो है डॉक्यूमेंट सारे होते हैं, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टिक ना करें कभी भी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल प्लान्स के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लोड बेयरिंग वाल्स होती हैं, या लोड बेयरिंग वाल्स ना भी हों, कोल्ड फॉर्म मेटल स्टड्स जिनको आप स्ट्रक्चरल स्टड्स कह सकते हैं, होते वो भी स्टड्स हैं। सिर्फ जो है उनका गेज थोड़ा हैवी होता है। लेट से आप अगर नॉर्मल गेज की बात करें तो वो 20 से 25 है, तो इनका गेज होता होगा 20 से नीचे। वो 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, इवन 14 भी हो सकता है। फिर शीथिंग डिटेल्स यहाँ पे आपको बताई जा सकती हैं कि ये जो है shear वॉल है, लेट से स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए जो है एक वॉल, उसकी डिटेल्स आपको शायद प्लान्स जो आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं उसके ऊपर आपको ना मिलें, लेकिन आपको स्ट्रक्चरल के ऊपर इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी मतबा हुआ है, स्ट्रक्चरल जो प्लान्स हैं उनको इग्नोर किया गया है, जिसकी वजह से जो है एस्टिमेट्स जो हैं वो फिर ऐसे आते हैं जिसमें चीज़ें काफ़ी मिसिंग होती हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आप जब भी आपके पास अ, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, यू अपलोड ऑल द आर्किटेक्चरल प्लान्स और स्ट्रक्चरल प्लान्स। दूसरी दूसरी बात जो है इम्पोर्टेंट वो है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड के अंदर जो है वो विजुअली यू शुड बी क्लियर कि बिल्डिंग का मॉडल कैसा है, कैसे है वो। आप डायरेक्ट जाके फ्लोर प्लान पे ना चले जाएं, वॉल टाइप्स देख के मार्कअप ना शुरू कर दें। उससे पहले जो है टेक योर टाइम, गो थ्रू एवरीथिंग। आपको इनफ टाइम दिया जाता है हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपने करना क्या है, आपने जाके सबसे पहले आइडिया लेना है कि बिल्डिंग है किस तरह की। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से मिलता है? आपको 3D मॉडल्स जो हैं कहीं ना कहीं मिल जाएंगे बिल्डिंग के। 3D मॉडल जिस तरह यहाँ पे गिवन है, तो आप देखें यहाँ पे क्लियर आइडिया हो रहा है कि बिल्डिंग किस तरह की है। दूसरी जो चीज़ है वो है एलिवेशंस, एक्सटीरियर एलिवेशंस जो होती हैं। तो आप देखें उनके अंदर आपको काफ़ी क्लियरली आइडिया हो रहा है कि क्या क्या है हर तरफ से। अगर बात की जाए नॉर्थ वेस्ट या कोई भी है साउथ ईस्ट, तो वहाँ से दिखने में कैसी है बिल्डिंग, 3D मॉडल्स और एक्सटीरियर एलिवेशंस, ये आपने सबसे पहले जाके जायज़ा लेना है हर चीज़ का। तो अब यहाँ पे देखें, एक फ्रंट पे हमारा जो है कवर पेज था, उस पे मॉडल था 3D, और एक यहाँ पे है, ये देख रहे हैं। तो मुझे ये दो तीन चीज़ें देख के काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि एक्सटीरियर एलिवेशंस, एक्सटीरियर वॉल्स कहाँ से ऊपर है, कहाँ पे नीचे है, कहाँ पे स्लोप रूफ है, कहाँ पे फ्लैट रूफ है।
और लेट से कहाँ पे अगर कोई दीवार है आगे पीछे तो वो किस तरह है। तो इधर जो है, अब देखें ये जो दीवार है, लेट से आपको ये पीछे वाली दीवार तो फ्लोर प्लान पे नज़र आएगी, लेकिन आपको ये जो दीवार है ऊपर वाली, ये फ्लोर प्लान पे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि फ्लोर प्लान पे आपको वो नज़र आता है जो यहाँ पे, जहाँ पे आपकी बॉटम प्लेट लगती है उसके ऊपर जो जो चीज़ आ रही होती है, मतलब वो आपको नज़र आएगी। इसका मतलब है आपको ये पीछे वाली दीवार तो नज़र आ रही होगी जो थोड़ी पीछे करके है, जहाँ पे डोर लगा हुआ है, लेकिन ये जो ऊपर है, ये जो दीवार है ऊपर, इसके अंदर भी फ्रेमिंग हो रही है, तो ये आपको नज़र नहीं आएगी वहाँ पे। तो 3D मॉडल का ये एक बेनिफिट होता है कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है। फिर यहीं पे देखें आप तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये स्लोप्ड रूफ है, यहाँ पे ये जो दीवार है ये चल रही है कंटिन्यूस, और फिर आगे एक और वॉल है जो कि एक्सटीरियर वॉल है, मतलब वो कवर्ड एरिया नहीं है। मतलब यहाँ पे ये दीवार और ये जो दीवार होगी, बेशक इनका जो है मार्क सेम भी आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर इंसुलेशन नहीं होगी। क्यों? इंसुलेशन का पर्पस होता है बिल्डिंग की एक्सटीरियर एनवेलप को कवर करना, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से बचाना। तो यहाँ पे तो ओपन एरिया है ये सारा, तो ये जो कंटिन्यूस दीवार जा रही होगी पीछे वाली, इसके अंदर तो इंसुलेशन होगी, लेकिन ये जो फ्रंट पे दो दीवारें आ रही हैं, इधर और इधर, इनके अंदर इंसुलेशन नहीं होगी, आपके जस्ट स्टड्स होंगे। और जिप्सम बोर्ड भी यहाँ पे आप देखें तो दोनों साइडों पे नहीं है, जबकि साइडिंग लगी हुई है दोनों साइडों पे। तो 3D जो मॉडल है बहुत ही ज़रूरी है आपका देखना, एलिवेशंस को देखना। दूसरी बात होती है लेट से कभी ना कभी हमारे पास कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास प्रॉपर प्लान ही ना हो, फ्लोर प्लान दे दिया हो सिर्फ, लेकिन आपके पास लोकेशन होती है। तो गूगल मैप्स पे जाएं, गूगल मैप्स पे जाके स्ट्रीट मैप्स पे जाएं, और स्ट्रीट मैप्स पे जाके उस बिल्डिंग का जो है स्ट्रीट व्यू देखें, तो आपको एक क्लियर मतलब आइडिया मिल जाएगा कि बिल्डिंग की क्या हाइट है। मल्टीपल स्टोरी है तो डेफिनेट सी बात है वो एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, ये जो है दूसरा पॉइंट था मेरा। अच्छा उसके बाद जो है आपने जितनी भी आपके पास शीट्स हैं आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर की आपने अपलोड कर दी, उनको आप डेफिनेट सी बात है प्रॉपरली नेमिंग करेंगे, और फिर जस्ट नेमिंग के साथ जो है आप जो मेन आपके इम्पोर्टेंट प्लान्स हैं उनके साथ आप उनका नाम भी लिख देंगे। जिस तरह देखें यहाँ पे रूफ प्लान लिखा हुआ है, ओवरऑल फ्लोर प्लान, एक्सटीरियर एलिवेशंस, बिल्डिंग सेक्शंस, वॉल सेक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट हैं सारे, और जिन पे आपको बार बार जाना पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू नेम देम, ताकि आपको बार बार ये ना देखना पड़े कि A6 पे था या A5 पे था, किस पे था। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर आ जाते हैं नोट्स, जनरल नोट्स। जनरल नोट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग फ्रॉम द कवर शीट टू जितनी भी आर्किटेक्चरल प्लान्स की आपकी शीट्स हैं, नोट्स आपने ज़रूर चेक करने हैं, और आपने हाईलाइट करना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उनके अंदर रिलेटेड टू योर स्कोप। तो ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट जाके अपना काम ही स्टार्ट करना है फ्लोर प्लान के ऊपर मार्किंग करने से। नहीं, एक तरीकाकार है चीज़ों को लेके जाने का। जितना आप तरीकाकार से चलेंगे उतने आपके चांसेस होंगे गलतियां कम करने के, चीज़ों को मिस ना करने के। तो बेटर अप्रोच इज़ टू गो स्टेप बाय स्टेप, और सेकंड स्टेप इज़ टू रिव्यू ऑल द नोट्स और हाईलाइट देम। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप देखें नोट्स काफ़ी सारे हैं, एक नोट हाईलाइटेड है। यहाँ पे क्या है जी, प्रोवाइड ब्लॉकिंग बिहाइंड ऑल इक्विपमेंट, वॉल माउंटेड डोर स्टॉप्स, रेस्ट रूम एक्सेसरीज, मिल वर्क टू प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स। अब ब्लॉकिंग जो है एक कॉस्टली आइटम है, तो यू कैन नॉट मिस दैट। अब अगर आप जाके सिर्फ फ्लोर प्लान्स के ऊपर ही मार्क कर रहे हैं तो मे बी यू मिस दिस नोट, और आप जो है वो चीज़ नहीं कैलकुलेट करेंगे। जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स या फिर आपके डोर स्टॉप्स आ रहे हैं उनके पीछे ब्लॉकिंग लगनी है, आपका मिल वर्क है, इक्विपमेंट्स हैं किसी किस्म के जो वॉल माउंटेड हैं उनके ऊपर, उनके पीछे।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल द नोट्स। नेक्स्ट जो है वो फ्लोर प्लान्स। फ्लोर प्लान्स जो है, अच्छा आप हाइपरलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े क्रिएट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो है एक नॉर्मल साइज़ के अंदर है कि आप हाइपरलिंक्स भी बैक एंड फोर्थ अगर जाना चाहें, लेकिन मसला ये होता है इसमें कि वो आपकी फ़ाइल करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इट इज़ बेटर टू ओपन मल्टीपल टैब्स। इस तरह आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर लें और उसमें जो आपकी लेट्स से मेन जो है प्लान्स हैं वो आप ओपन कर लें, ताकि आप बैक एंड फोर्थ इजीली जस्ट विद अ क्लिक ऑफ बटन आप वहाँ पे पहुँचें। तो अगेन यहाँ पे भी आप देखें नोट्स सारे जो इम्पोर्टेंट हैं वो हाईलाइटेड हैं, और फिर जो है आ जाती है बारी आपके फ्लोर प्लान की। अब आपको बिल्डिंग का आइडिया हो गया, आपने जो है एक क्लियर पिक्चर ले ली कि बिल्डिंग जो है वो किस तरह की है, फ्रंट से, बैक से, ऊपर से, साइड से। तो उसके बाद जो है आपको, जब आप दीवार या कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर वॉल्स को कर रहे होते हैं कवर, तो इट्स इजी टू मार्क। तो यहाँ पे जो अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करने वाली होगी अ, वो ये होगी कि आप जो है किसी एक सेक्शन ही को देख के आप पूरी वॉल को मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, वजह उसकी मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपने देखा कि अब देखें यहाँ से सेक्शन कटा हुआ है A6 और 3। अब इस सेक्शन पे जाएंगे तो आपको जो है A6 3, ये आपको ये सेक्शन नज़र आ रहा है, और वहाँ पे आपको हाइट ये वाली नज़र आ रही है। जबकि अगर मैं आपको लेके चला जाऊँ हमारे जो बिल्डिंग अगर देखा जाए या एलिवेशन पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें A6.3 यहाँ से कटा हुआ है। और ये देख लें आप, मैं कोई और प्लान भी खोल लेता हूँ एक्सटीरियर एलिवेशन का। तो अब देखें ये जो है यहाँ पे भी आपको क्लियरली आइडिया दे रहा है A6.03 यहाँ से कटा हुआ है। अब देखें ये वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, जिसका ये सेक्शन कटा हुआ है। अब आगे जाएंगे तो आप सेक्शन ही चेंज हो रहा है और हाइट भी चेंज हो रही है। फिर आप आगे जाएंगे, सेक्शन चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। तो अगर आप सिर्फ एक सेक्शन को देख के थ्रू आउट वॉल मार्क कर देते हैं, उसका इशू ये होगा कि आप जो है मिस कर लेंगे इस वॉल की हाइट को, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 फुट है, जबकि ये जो वॉल्स हैं ये 24 फुट की हैं। अच्छा, अ, उसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है, जब भी आप फ्लोर प्लान के ऊपर चीज़ों को मार्क कर रहे हों तो आप वॉल टाइप, आपकी मेन मेन चीज़ें जो हैं वो हैं कौन सी आपकी वॉल फ्रेमिंग के अंदर, वो हैं जी आपकी सबसे मेन चीज़ है फ्रेमिंग, वॉल फ्रेमिंग, जो कि मेटल स्टड्स भी हो सकते हैं, वुड स्टड्स भी हो सकते हैं वो। अच्छा, मेटल स्टड्स और वुड स्टड्स, इनकी हाइट्स इवन हाइट्स होनी चाहिए हमेशा। आपका अगर 13 फुट है तो आप 14 फुट की फ्रेमिंग हाइट लेंगे, अगर आपका 15 फुट है 16 फुट की लेंगे। आपका अगर लेट से 13 फुट 4 इंच है तो आप 14 फुट की हाइट लेंगे। आपका इवन 12 फुट 4 इंच है तो आप 14 फुट की हाइट लेंगे फ्रेमिंग के लिए, क्योंकि फ्रेमिंग जो है इवन हाइट्स के अंदर सोल्ड की जाती है मार्केट्स के अंदर, और जब रिक्वायरमेंट्स जिस तरह होती हैं साइट के ऊपर उनको काटा जाता है और फिर उनको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इवन हाइट्स आपने लेनी है फ्रेमिंग की। दूसरी चीज़ आपकी वॉल्स के अंदर कौन सी आ रही होती है वो है इंसुलेशन, फिर आपका जिप्सम बोर्ड, फिर आपकी शीथिंग। ये जो हैं 4 से 5 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब इन सब की हाइट्स जो हैं वेरी कर रही होती हैं। आपने ये नहीं करना कि जी आपकी वॉल हाइट जो है थ्रू आउट ऊपर तक जा रही है तो आपकी सारी चीज़ें उसी हाइट के ऊपर होंगी, नहीं। आपने एक तो जब भी आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ये 4 से 5 चीज़ों की हाइट्स सेपरेटली मेंशन करेंगे,
और मैंने देखा है कि आप लोग जो है वॉल टाइप्स मेंशन कर देते हो और एक्सेल बनाते हुए आप जो है उसको देख रहे होते हो। ऐसा आप नहीं करें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। जब आपको कोई काम रिव्यू कर रहा है उसको भी नहीं आइडिया कि आपने कहाँ से कहाँ तक क्या हाइट ली हुई है आपकी प्लान स्विफ्ट फाइल के अंदर। और आपकी जो वॉल मार्कअप है उसके अंदर सब चीज़ों की हाइट मेंशन होनी चाहिए। जैसे ये एक्सटीरियर वॉल है तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, फ्रेमिंग, फ्रेमिंग की हाइट आप लिख लें, जो भी मेटल स्टड है या साइज़ है या वॉल टाइप है। मेटल स्टड आप बाद में भी जाके देख सकते हैं कौन सा है, अगर वॉल टाइप मेंशन है तो स्टड हाइट लिखेंगे साथ। फिर कॉमा डाल के शीथिंग लेट से वो उसकी हाइट लिखेंगे। फिर जिप्सम बोर्ड उसकी हाइट लिखेंगे। फिर इंसुलेशन उसकी हाइट लिखेंगे। अब इससे होगा क्या, वो जहाँ जहाँ तक आप जा रहे हैं आपने लेट से अपना प्लान स्विफ्ट के ऊपर मार्कअप्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। लेट्स से कि वो आपने एक दिन के अंदर जो है मार्कअप सारे कर दिए प्लान स्विफ्ट के ऊपर, आप एक्सेल शीट नहीं बना सके। तो अगर कोई उसको कंटिन्यू काम करना चाह रहा हो, लेट्स से इवनिंग के अंदर या दूसरी नेक्स्ट शिफ्ट जो भी है उसके अंदर अगर वो काम होना हो, तो नए एस्टिमेटर के लिए ये इशू ना हो कि उसने दोबारा से जाके सारी चीज़ों को देखना है, हाइट्स को कंफर्म करना है। आप अगर एक मरतबा प्लान स्विफ्ट के ऊपर मार्क कर रहे हैं, यू पुट एवरीथिंग ओवर देयर, सो एनीबॉडी हु इज स्टार्टिंग दैट जॉब लेटर ऑन, और अगर आप भी कर रहे हैं पर्सनली उसी जॉब को कंटिन्यू, तो आपके लिए भी इजी हो। मार्कअप हुई है चीज़, आपने जस्ट एक्सपोर्ट करना होगा और उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होंगी, तो इट इज़ वेरी इजी टू कन्वर्ट दैट इनटू एक्सेल फॉर्मेट जो भी हमारा है, जिसके अंदर आप वॉल टाइप के नीचे सारी चीज़ें मेंशन कर रहे होते हैं। तो वॉल टाइप के नीचे आप फ्रेमिंग स्टार्ट करेंगे, फिर आप जिप्सम बोर्ड्स, फिर आप इंसुलेशन, फिर शीथिंग, टॉप ट्रैक्स, बॉटम ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें मेंशन करके आप जो है, क्योंकि आपके पास हाइट सारी चीज़ों की होंगी तो आप इजीली कर सकेंगे। अच्छा, जिप्सम बोर्ड, अब आप ये भी नहीं कर सकते कि जिप्सम बोर्ड को आप जो है लेट से इंटीरियर वॉल है, मैं अगर कहूँ इंटीरियर वॉल है और इन जिप्सम बोर्ड का लिखा हुआ है कि वॉल टाइप्स के अंदर लेट से एज्यूम के एक तरफ जो है सीलिंग जो भी है सीलिंग हाइट से 6 इंच ऊपर जा रहा है जिप्सम बोर्ड, तो एक तरफ अगर सीलिंग हाइट जो है 10 फुट है और दूसरी तरफ जो है 14 फुट है, तो इस तरफ जो जिप्सम बोर्ड की हाइट होगी वो होगी 14 फुट 6 इंच, इस तरफ जो होगी 10 फुट 6 इंच। तो तो आप जब लिखेंगे आप ये नहीं कर सकते कि जी 14 फुट 6 इंच बोथ साइड्स और हाइट आप एक ही लिखते हैं जो ज़्यादा वाली है, नहीं, दैट्स नॉट राइट। आप लिखेंगे फिर जिप्सम बोर्ड ऑन वन साइड हाइट 10 फीट 6 इंचेस और जिप्सम बोर्ड ऑन अदर साइड या जिप्सम बोर्ड ऑन सेकंड साइड जो है वो आप लिखेंगे 14 फीट 6 इंचेस। तो इवन इन द केस ऑफ जिप्सम बोर्ड भी अगर दो तरफ प्यार है और हाइट चेंज हो रही हैं तो आप जिप्सम बोर्ड की हाइट को दो मरतबा मेंशन करेंगे, ताकि जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक्सेल के अंदर तो आपके पास हाइट्स अवेलेबल हों, आपको दोबारा जाके सीलिंग प्लान या बाकी चीज़ों से कंफर्म ना करना पड़े। तो आपने एक मरतबा अगर तरीक़ेकार से उस चीज़ को कर लिया है, इट वुड बी ईजी फॉर यू और एनीबॉडी एल्स जो भी आपका काम अगर कंटिन्यू कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपने मेक श्योर करनी है कि आपकी डिस्क्रिप्शंस के अंदर फ्रेमिंग हाइट्स, शीथिंग हाइट्स, जिप्सम बोर्ड, इंसुलेशन, ये चीज़ें मेंशन हो। अच्छा, अ, फिर आ जाते हैं लेट से जो फ्रंट पे मैं बात कर रहा था आपसे कि फ्लोर प्लान के ऊपर आपको हमेशा सारी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अगर कोई ऐसी दीवार है जो एलिवेटेड है और दैट्स नॉट ऑन द फ्लोर और वो लेट से काइंड ऑफ सॉफिट है, तो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। अब देखें यहाँ पे ये वॉल मार्क हुई है लेकिन यहाँ पे आपको फ्लोर प्लान पे नज़र नहीं आ रही। ये कहाँ से आपको आइडिया हुआ है, एक तो सेक्शन से, ये जो सेक्शन कटा हुआ है लेट से A6.11 और A6.11, ये आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है। इसकी फर्दर डिटेल जो है वो आपको लेके जा रही है 6.51 पे, A6.51। तो आप ये ज़रा चीज़ देखें कि आप जो है कितनी चीज़ें जो हैं अगर आप सिर्फ फ्लोर प्लान को देख रहे होते तो मिस हो जाती। यहाँ पे आपको एक ये वॉल हाइट पूरी मिल रही है जिसके अंदर फ्रेमिंग हो रही है,
फिर आपको ये पीछे वॉल मिल रही है जो कि फ्लोर प्लान पे हमें नज़र आ रही है, ये वाली, ये जिसके अंदर दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन ये वाली दीवार हमें नज़र नहीं आ रही। और अब देखें आप यहाँ पे, तो हाइट्स को डिफरेंटली मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अब आप अगर देखें तो लेट्स से आपकी एक ये वॉल है, अब इसमें जिप्सम बोर्ड फुल हाइट तक जा रहा है, इंसुलेशन भी फुल हाइट तक जा रही है, और स्टड जो है वो इवन वो टोटल जितनी है उसकी वो होगी। फिर अब इस दीवार को देखें तो इसमें दीवार में आपका जो है जिप्सम बोर्ड की हाइट जो है जस्ट इंटीरियर साइड पे लग रहा होगा, तो जिप्सम बोर्ड की हाइट डिफरेंट होगी इंटीरियर साइड पे। शीथिंग फ्रंट पे टोटल फ्रॉम हेयर टू इधर तक जा रही होगी, तो उसकी हाइट डिफरेंट होगी, स्टड की हाइट डिफरेंट होगी, क्योंकि ये स्टड यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है जो भी। और फिर इंसुलेशन की अगर बात करें तो आप देखें इंसुलेशन की हाइट, इंसुलेशन जस्ट डेक तक जा रही है। मैं अगेन इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ कि इन्वेलप को कवर करता है। अब ये रूफ आ गई है, रूफ तक एक्सटीरियर वॉल के अंदर इंसुलेशन होगी, उससे ऊपर क्योंकि ये आउट इन द एयर है, मतलब पिछली साइड अगली साइड दोनों जो हैं एयर के अंदर हैं, एक्सपोज टू इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर इंसुलेशन की जरूरत नहीं है, तो इंसुलेशन नहीं जा रही। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इंसुलेशंस को प्रॉपरली वहाँ पे हाइट साथ मेंशन करना। अच्छा, फिर आ जाते हैं, अच्छा अब देखें यहाँ पे आपको उस वॉल के अलावा भी यहाँ पे दो स्टड्स मिल रहे हैं यहाँ पे लगे हुए। अब नीचे वाले स्टड के अंदर इंसुलेशन है, ऊपर वाले स्टड के अंदर इंसुलेशन नहीं है, तो ये काइंड ऑफ ब्रेसिंग हो रही है इस वॉल के लिए। ऊपर वॉल जो है आपका जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसके साथ कनेक्टेड है, और नीचे जो फ्लोर प्लान से दीवार आ रही थी जिसके अंदर दरवाज़ा था उसके साथ कनेक्टेड है यहाँ पे। और एक स्टड यहाँ पे लगा हुआ है जो आप देखें तो चार ये स्क्रूज के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये जो है एक नीचे और लगा हुआ है स्टड्स। अब इसके अंदर इंसुलेशन है, इसके अंदर नहीं है, तो आपका स्टड यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दो स्टड्स होंगे, एक के अंदर इंसुलेशन है और एक के अंदर शीथिंग भी है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है डिटेल्स को इस तरह ही मेंशन करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास लेट्स से रूफ जो है वो फ्लैट रूफ नहीं है। अब ये मैंने बड़ी मर्तबा देखा है कि जो भी काम कर रहा होता है दे गेट कंफ्यूज्ड व्हेन देयर इज अ एलिवेटेड रूफ, मतलब टेपर्ड, मतलब आपकी जो है पिच वाली रूफ होगी, तो उसके अंदर एस्टिमेटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइट्स जो हैं वो किस तरह हम ले रहे हों। तो उसकी जो है वो भी मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि किस तरह हमने करना है। अच्छा, एक तो ये चीज़ थी कि हमने आइडिया ले लिया मॉडल से ही कि क्या क्या हो रहा है, तो आप यहाँ पे ही आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि कुछ जो है अ, हमारी वॉल्स जो हैं फ्लैट हैं, मतलब आप अगर एक सर्टन पॉइंट टू सर्टन पॉइंट जाते हैं तो उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही। जिस तरह ये है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो चेंज नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक। और ये चीज़ें आपको एलिवेशंस के ऊपर भी जाके एग्जैक्ट हाइट्स मिल सकती हैं। मतलब आप कहें जी मुझे कैसे पता चलेगा कि लेट्स से आपका फ्लोर प्लान है अगर, कि मैंने यहाँ से लेकर किस जगह तक जाना था, मैंने वो हाइट लेने की है, तो आप जाके एलिवेशन से हाइट मार्क करें जहाँ तक वो वॉल चल रही है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 17-18 फुट की जो है लेंथ है, यहाँ तक चल रही है। तो यू नो दिस स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक 18 फुट मार्क करेंगे, वो वॉल वहाँ तक ले जाएंगे, दैट्स इट। फिर आप कहें कि जी दूसरी वॉल जो है उसका सेक्शन मैंने कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, तो अगेन एक्सटीरियर एलिवेशन पे देखें तो देखें आपको आइडिया हो रहा है कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जहाँ पे वो फर्स्ट वॉल ख़त्म हो रही थी उससे आगे 44 फीट की जो लेंथ है वो इस वॉल हाइट के मुताबिक चल रही है। और ये सेक्शन है जिसके अंदर डिटेल है इसकी। तो ये हाइट भी मिल गई, यहाँ पे आपने मार्क कर ली 44 फीट।
फिर नेक्स्ट 17 फीट 10 इंच 18 इंचेस अगेन नेक्स्ट वॉल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो है आप जो है प्रॉपरली एक्सटीरियर एलिवेशन 3D मॉडल फ्लोर प्लान सब चीज़ों को अपने माइंड के अंदर कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। अच्छा, अब बात करते हैं लेट्स से अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग। अब देखें ये जो है पॉइंट वो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि इस तरह के प्लान्स आएंगे बार बार और आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि जी यू नीड्स मोर सेक्शंस टू गेट द डिटेल्स। नो, आपके पास जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द ऑलरेडी प्रोवाइडेड प्लान्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब जिस तरह यहाँ पे है तो मैं आपको यहाँ पे अगर चीज़ दिखाऊं, ये जो है एलिवेटेड रूफ है और एक इसका जो है मैक्सिमम हाइट पॉइंट है और एक मिनिमम हाइट पॉइंट है। और ये जो जगह है वो ये वाली जगह है। ठीक है, अगर आप सेक्शंस को देखें तो अगेन आपको नहीं आइडिया होगा। ये 6.03, अब ये सेक्शन की बात हो रही है 6.03 की, तो आपको ये आइडिया नहीं होगा क्योंकि आपने एक पॉइंट पे देखी है तो उसकी जगह तो आपको लेट्स से ये है ब्रेक रूम है यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक रूम है। तो मैं इस सेक्शन की जब बात कर रहा हूँ तो ये सेक्शन कटा हुआ है, ब्रेक रूम है यहाँ पे। तो एक ये जो है 6 पॉइंट यहाँ पे भी ब्रेक रूम ट्रेनिंग रूम आ रहा है और ये जो दीवार है ये वो दीवार है जो यहाँ से सेक्शन काटा हुआ है। तो आप अब इस सेक्शन को देख के इस हाइट को देख के थ्रू आउट द वॉल मार्क नहीं कर सकते। वाई इज दैट? बिकॉज ये जो इस साइड से आप जाके इसकी एलिवेशन देखेंगे तो ये जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो आप इस पूरी हाइट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि अराउंड 80 टू 90 फीट है उस सारी को एक उस हाइट को लेंगे तो आपके स्टड्स की जो है कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। एक अगर हाइट ही ले लेंगे आप लेट से ये वाली हाइट 20 फुट, तो अब आप कहें कि जी हमने फिर किस तरह इसको मैनेज करना है। तो बेटर वे टू मैनेज इज जब इसके इस तरह की आपके पास इतनी बड़ी लेंथ्स आ जाएं तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि आप जो है ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर सकते स्टड्स को कि जी मैं एक को लूँ दूसरे को लूँ तीसरे को लूँ चौथे को लूँ और जो है मेरी हाइट जो है वो आपके पास वो आ रही हो। तो बेटर वे इज टू गेट द लेंथ ऑफ दैट यू नो एलिवेशन, जो भी दीवार है सारी आप इसकी डायमेंशन लेंगे। लेट से मैं यहाँ से अगर ले लूँ तो यहाँ पे ये मेरी एक्सटीरियर दीवार यहाँ पे एक है ये वाली चल रही है और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप देखें तो अराउंड 80 फुट बन रहा है ये। तो 80 फुट जो है इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लेंथ, जिसको आप जो है अगर 20 फुट ही दे देंगे तो आपकी अच्छी भली जो है वो अ, कम हो जाएगी कॉस्ट, अगर एस्टिमेट ठीक नहीं बनेगा। तो बेटर वे बेटर अप्रोच क्या होगी, तो इसको मैं सेक्शंस में डिवाइड कर दूं। 20 फुट है तो मैं कहूँ कि अगर इसको मैं लेट से 20 फुट और दरमियान में जो है, क्योंकि अब देखें ये अगर मैं इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करूं जिस तरह यहाँ पे डिवाइड हुआ है तो आप देखें ये 20 फुट या 18 फुट ही आप कह लें यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेक्शंस बन रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा था मेरा पॉइंट 18 फुट या 20 फुट, अब मैं इन सब स्टड्स की जब मैं फ्लोर प्लान पे मार्क कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ये मैक्सिमम हाइट कंसीडर करूँगा, क्योंकि आप देखें ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इवन हाइट्स के अंदर जो है नंबर्स स्टड्स होते हैं तो ऊपर वाले वैसे भी काट के लगेंगे यहाँ पे। तो लेकिन वेस्टेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हम पूरी हाइट को यहाँ तक जो है वो नहीं ले रहे, मतलब 26 फुट का
स्टड यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसीडर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं 20 फुट का स्टड इस पॉइंट पे, जो कि वेस्टेज बहुत कम होगी उसकी, 2 फुट 2.5 फुट। तो मैंने एक पॉइंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, जिसकी हाइट मैंने देखा कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलता हूँ और यहाँ से मार्क करता हूँ डेक हाइट। अब देखें ये डेक है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हाइट मोस्टली आपको यही गिवन होगा कि वॉल अप टू डेक जा रही है, तो उसका मतलब है ये दीवार ये इस तक जा रही है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे हाइट चेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये डेक हाइट आ रही है। तो मैं इस सेक्शन की या इस पॉइंट की इस जगह की हाइट को इस वाली हाइट से ले सकता हूँ। फिर नेक्स्ट जो है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है। आप देखें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो सेम है। मतलब यहाँ पे 20 फुट है तो यहाँ पे भी 20 फुट है, यहाँ पे 26 फुट है, तो मतलब ये मिड पॉइंट है दोनों का। तो आप जो है ये कर सकते हैं कि 26 फुट जो मेन पॉइंट है उसका वो मैक्सिमम हाइट है वो ले लें, और यहाँ से लेकर इस सेक्शन पूरे की हाइट को आप 26 फुट कंसिडर कर लें। अब उसमें सिर्फ वेस्टेज आपकी कितनी होगी, वो सिर्फ आपकी इस एरिया की थोड़ी सी होगी और इस एरिया की, जबकि आपके स्टड्स कवर भी हो जाएंगे सारे। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी हाइट अगेन ये वाली मैक्सिमम हाइट ले रहे होंगे और ये वाली हाइट कंसिडर कर रहे होंगे और यहाँ तक ला रहे होंगे। अब ये मैं आपको बताऊँ ये मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि अगर आप 3D पॉइंट इसका 3D मॉडल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो दीवार है और ये दीवार है। अब देखें ये जो दीवार है और ये जो आगे रूफ निकली हुई है ये फ्रंट पे ये एक्स्ट्रा है और ये ओपन टू एयर है, जबकि हमारी जो पीछे दीवार जा रही है वो ये वाली दीवार है जो कंटिन्यूस यहाँ तक जा रही है। तो इससे आगे जो दीवार होगी वो डिफरेंट होगी। तो उस वॉल को आप इवन इस वॉल के साथ कंसिडर भी नहीं कर सकते जो एक्सटीरियर इन्वेलप दीवार है, मतलब जिसके अंदर इंसुलेशन होगी। मेजर डिफरेंस जिसके अंदर अंदर वाली साइड पे जिप्सम बोर्ड नहीं होगा। अब इस दीवार के अंदर आपको दोनों साइडों पे शीथिंग मिलेगी और इंसुलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ओपन टू एयर दीवार है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसको इसलिए अलग से कंसिडर किया है। अब देखें वो 18 पॉइंट मैंने डायमेंशन यहाँ पे भी लगा ली। फिर जब मैं मार्क कर रहा हूँ तो मैं वही हाइट ले रहा हूँ मैक्सिमम हाइट और यहाँ तक ये ला रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा हूँ, और जो मैक्सिमम हाइट है मेरी वो इस सेक्शन की वो 26 फुट थी वो कंसिडर कर रहा हूँ। और फिर थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे आ रहा हूँ और उसकी 18 फुट ले रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट पॉइंट को सेपरेट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सटीरियर वॉल है और वो डिफरेंट वॉल होगी, इंसुलेशन उसके अंदर नहीं होगी और जिप्सम बोर्ड दोनों साइडों पे नहीं होगा, जबकि सिर्फ शीथिंग होगी। जबकि ये जो दीवार थी इसके अंदर इंसुलेशन भी होगी और वन साइड पे जिप्सम बोर्ड होगा और अदर साइड पे शीथिंग होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अगेन सेकंड पॉइंट के लेट से आपको ये तो आइडिया हो गया कि जी एक्सटीरियर वॉल थी, एलिवेशन में नज़र भी आ रही थी और आपने 3 या 4 पोर्शंस में डिवाइड करके आपने हाईएस्ट हाइट जो थी उन हर एक एक जो पोर्शन की थी वो ले ही ली। तो अंदर वाली जो वॉल्स हैं उनका हमने क्या करना है, तो अंदर वाली जो इंटीरियर वॉल्स होती हैं उनके लिए भी आपने सेम अप्रोच यूज़ करनी है। जस्ट आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाएंगे आप अपने जो वॉल टाइप्स हैं, वॉल टाइप डिटेल्स हैं उसके अंदर जाके देखेंगे कि मेंशन क्या किया गया है। क्योंकि मोस्टली इंटीरियर पार्टीशंस का ये बताया जाता है कि जी अबाव 6 इंच अबाव या 8 इंच या 10 इंच अबाव सीलिंग जो आपकी फ्रेमिंग जा रही है, या फिर ये मेंशन होगा कि फुल हाइट वॉल गोइंग अप टू डेक। डेक का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर, जो मैं आपको अभी एक्सटीरियर एलिवेशन में दिखाया। ये जो है हमारा ये डेक है। और अगर इसकी बात की जाए एलिवेशंस के अंदर तो ये जो हमारा है ये डेक है, ये वाला, ये जो इसकी बात हो रही है, ये और ये जो जगह है ये सारी डेक कंसिडर हो रही है। तो अगर आपको मेंशन कर दिया गया है कि गोइंग अप टू डेक, तो दैट मीन्स कि आपको अगर डेक की हाइट पता चल जाती है तो आपको वॉल हाइट पता चल जाएगी।
और अगर मेंशन ही नहीं है, सीलिंग का मेंशन है कि सीलिंग से 6 इंच ऊपर जा रही है, तो आप जस्ट जाके रिफ्लेक्टेड सीलिंग पैन के ऊपर उस जगह की हाइट देख लेंगे, सीलिंग हाइट, और उससे 6 फुट 6 इंच या जो भी मेंशन है उतनी ऊपर ले लेंगे। तो ये बड़ा इजी हो जाता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं, अब लेट से ये जो वॉल्स हैं, लेट से हम कंसिडर करते हैं जी कि ये डेक तक जा रही हैं। ये इस प्रोजेक्ट के अंदर डेक तक नहीं जा रही, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम यहाँ पे इनको कंसिडर करते हैं कि डेक तक जा रही हैं। तो मैं इनको किस तरह लेके चलूँगा? सेम अप्रोच। सेम अप्रोच किस तरह कि आप जो है, आपको ये आइडिया है कि ये जो है कॉर्नर पॉइंट, उससे अगर मैं डायमेंशन लूँ लेट से इस दीवार की, तो मेरे पास जो है ये 13 फुट बन रहा है। और अगर मेरे पास 13 फुट तक की जो है यहाँ पे डायमेंशन आ गया, और मुझे पता है कि अंदर वाली वॉल इस जगह पे है और कंटिन्यूस चल रही है, तो एक्सटीरियर एलिवेशन के ऊपर जाके मैं यहाँ से 13 फुट को मार्क करूंगा और उस जगह पे हाइट देखूंगा, तो डेक हाइट कितनी बन रही है? 19 फुट। मतलब 20 फुट का स्टड होगा, 19 फुट की जिप्सम बोर्ड अंदर वाली साइड पे होगी, इंसुलेशन होगी, फिर एक्सटीरियर साइड पे शीथिंग होगी। 3-4 हाइट्स मैंने मेंशन करनी होगी, लेकिन मुझे जगह की हाइट पता चल जाएगी इस जगह की। अच्छा, फिर अगेन जाते हैं। अब ज़रूरी ये उस पॉइंट में कंसीडर करने की ज़रूरी बात है कि जब आपके पास इस डायरेक्शन में, मतलब जिस जगह आप देख रहे हैं, मतलब डेक वेरी नहीं हो रहा, मतलब अगर आप यहाँ से इस तरफ आते जाएं लेफ्ट साइड पे, तो आपकी डेक हाइट वेरी नहीं हो रही इस पॉइंट पे। आपकी डेक हाइट वेरी हो रही है इधर से, बॉटम इधर नीचे चलते हुए बढ़ रही है। तो आपकी ये जो दीवार है ये सारी सेम हाइट की होगी। फिर ये जो दीवार है ये सारी सेम हाइट की होगी, ये जो दीवार है सारी सेम हाइट की होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स लेके स्टार्टिंग पॉइंट से आपको एग्जैक्ट हाइट्स मिल सकती हैं हर पॉइंट की। इस पॉइंट के ऊपर डेक हाइट कितनी है, इस पॉइंट के ऊपर इतनी है, इस पॉइंट कितनी है, इस पे इतनी है। अच्छा, अगर लेट्स से वॉल्स के अंदर जिस तरह ये दीवार है और ये दीवार है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि हाइट इस तरह बढ़ रही है नीचे वाली साइड पे, तो मैं जो लूँगा वो इस पॉइंट तक ले लूँगा। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट तक ले लिया, और ये जो है मेरी क्रॉस हेयर को आप देखें, यहाँ से ये दीवार ये मिल रही है, तो इस जगह की हाइट एलिवेशन से लेके मैं इस वॉल को और इस वॉल को सेम कंसिडर कर सकता हूँ हाइट वाइज, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इस वॉल को और इस वॉल को कंसिडर कर सकता हूँ सेम हाइट। अच्छा, फिर आ जाते हैं, अब देखें लेट से, अब इस दीवार की बात की जाए, ये जो है यहाँ से चल रही है और ये, और हम कहें कि ये डेक तक जा रही है, तो यहाँ पे मैं इस सारी वॉल को मैक्सिमम हाइट नहीं लूँगा। उस वक्त मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो बाहर मैंने अप्रोच ली थी वो ले लूँगा मैं। अब ये जो है इसकी हाइट जो है कितनी तक जा रही है आपकी, 20 फुट 8 इंच तक, तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक आके 20 फुट 8 इंच लगा दूंगा, और इधर से आगे जो है वो 26 फुट कंसिडर कर लूँगा। फिर इसी तरह जितनी भी वॉल्स जो हैं इस डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनको मैं इसी तरह कंसिडर कर लूँगा। ये वॉल, ये वॉल, फिर ये वाली वॉल्स जो हैं ये मैं 26 फुट वाली कंसिडर कर लूँगा सारी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था समझना आप लोगों के लिए, कि आपके पास अगर सेक्शंस ना हो तो आपको वॉल हाइट्स किस तरह मिल सकती हैं। तो मिल सकती हैं क्रॉस रेफरेंस करके एक्सटीरियर एलिवेशन से। आपको एक पॉइंट कॉर्नर पॉइंट तो मिल ही जाता है, उस किसी भी कॉर्नर पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट को एक अपना बेस पॉइंट बना सकते हैं। आप इस डोर को रख सकते हैं, आप इस कॉर्नर को रख सकते हैं। बेटर कॉर्नर है क्योंकि वो नज़र आता है। अब देखें, डोर भी नज़र आ रहा है, इस दोनों साइडें भी नज़र आ रही हैं, कॉर्नर भी। तो किसी भी पॉइंट से रख के आप किसी भी दीवार को लेंगे और एलिवेशन से जाके उसकी हाइट वहाँ से जाके चेक करेंगे, तो यू विल गेट दैट हाइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट। अच्छा, फिर आ जाते हैं कोई ऐसी चीज़ जिस तरह यहाँ पे A2.1 पे 2 पे ये जो गिवन है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज़ बताई नहीं हुई कि ये क्या है। अब हमें पता चल रहा है कि जो है इसके अंदर डिटेल पे चला जाए, 2.1 पे, ये 2.1 पे चले जाएं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है फ्रेमिंग ही हो रही है उनकी, सिर्फ उन्होंने डिटेल नहीं बताई हुई। तो फ्रेमिंग के लिए आपको क्या मिल ज़रूरी है, यहाँ पे आपको थिकनेस चाहिए। तो आप देखें ये 2 इंच का है, तो स्टड 2 इंच के अंदर कौन सा मेटल स्टड मोस्टली 2.5/8 इंच का स्टड होता है।
तो आप वो कंसिडर करके इस पूरी जो है वॉल को मार्क कर सकते हैं। और अगर ये डेक तक जा रही है तो ये वॉल की हाइट सेम होगी इस पॉइंट पे, इस वॉल की इस जगह की हाइट थोड़ी डिफरेंट होगी, और इस वॉल की हाइट ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होगी जहाँ पे आप देख रहे होंगे। वो चीज़ भी आपको डेक हाइट जो है फ्रंट एलिवेशन से साइड से मिल जाएगी कि अगर इस पॉइंट पे आ रही है, और लेट्स से मैं फ्लोर प्लान पे चला जाऊँ, तो मैं अगर इस जगह की हाइट मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं इस क्रॉस हेयर को देखें तो यहाँ की हाइट जो होगी वही यहाँ की हाइट होगी, डेक तक जा रही है अगर, यहाँ की जो हाइट होगी वो यहाँ की हाइट होगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं मार्क करके फ्रंट एलिवेशन पे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्क करके फ्रंट एलिवेशन से डेक हाइट मालूम कर सकता हूँ। तो इसकी इस वॉल की हाइट मिल जाएगी। और इन वॉल्स को जो है मैं मैक्सिमम हाइट को ले सकता हूँ, इनको लेट से ये वाली हाइट कंसिडर कर सकता हूँ, या फिर इनको दो में डिवाइड करके आधी दीवार को मैं इस जगह की जो हाइट है और दूसरी दीवार को जो इस जगह की हाइट है मैं उसको ले सकता हूँ। तो अगेन कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि आपने जो है वो लेना होता है। फिर बैक एंड पे चले जाएं तो अगेन एक सेक्शन को देख के सारी वॉल उसको मार्क कर देना बहुत ही आपकी गलती होगी। अब देखें यहाँ पे वॉल तो सेक्शन कट रहे हैं और वॉल्स हाइट्स चेंज हो रही हैं। अब ये आपको आइडिया कहाँ से हो रहा होगा, ये एलिवेशन से हो रहा होगा। अब मैं अगर देखूँ फ्रंट एलिवेशन ए 100 है उसके ऊपर, या फिर डोर से आपको, क्योंकि एलिवेशंस के ऊपर डोर्स के नंबर्स मोस्टली दिए होते हैं, या फिर आपको आइडिया हो रहा होता है कि यहाँ पे डोर है फ्रंट एलिवेशन के अंदर तो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये इसी साइड की एलिवेशन है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो 101 बी है, तो ये एलिवेशन देखने के लिए मुझे 101 बी डोर चाहिए वहाँ पे। तो ये देखें आप 101 बी यहाँ पे है, तो मुझे ये वो वाली जगह मिल गई। तो अब देखें सेक्शंस सिर्फ यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ से कटा हुआ है। तो अगर आप सेक्शन को देख के मार्क कर रहे हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी दीवार ए 6.1 के अकॉर्डिंगली कंसिडर कर लेंगे, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। फ्रंट एलिवेशन से आपको पता चल रहा है कि ये दीवार यहाँ से ले यहाँ तक इस हाइट की है, यहाँ से यहाँ तक इस हाइट की है, फिर यहाँ से यहाँ तक इस हाइट की है, और फिर आगे यहाँ से लेकर इधर इस जगह तक डिफरेंट हाइट है। तो अब फ्लोर प्लान पे अब देखें, आपको यहाँ पे किसी किस्म का इंडिकेशन नहीं हो रहा कि वॉल कहाँ से कहाँ तक आपने किस हाइट के लिए जानी है। तो फ्रंट एलिवेशन से आप देख के आएंगे यहाँ पे, वो डायरेक्ट डायमेंशंस लगाएंगे और फिर उन वॉल्स को उस जगह तक उस हाइट के अकॉर्डिंगली ले रहे होंगे। तो इस तरह आपका एस्टिमेट जो है एक्यूरेट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है मेजर पॉइंट्स थे वो जो है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट, अब देखें यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं। ये डेक का बताया हुआ है, मतलब आप अगर ये फ्रेमिंग का स्कोप करें उसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन डेक की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट में जो है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, लेट से। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट जब आया था तो उसमें हुआ ये कि जो भी एस्टिमेटर इस पे काम कर रहा था उन्होंने जो है सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान्स के ऊपर काम करके और डन करके वो कर दिया। तो अभी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था कि 3D एलिवेशंस को देखें, आइडिया लें बिल्डिंग किस तरह की है, कहाँ से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, एलिवेशंस देखें, तो वो सारे पॉइंट मिस हुए हुए थे जिसकी वजह से एस्टिमेट प्रॉपर नहीं हुआ हुआ था। अच्छा, अच्छा यहाँ पे ये जो है आपका फ्लोर प्लान है। अच्छा, लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक चीज़ आपको जो है बताना भूल गया, वो ये था एक्स्ट्रा स्टड्स। एक्स्ट्रा स्टड्स को काउंट करने का बेस्ट वे है, ये ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर वो शेयर भी हो चुका हुआ है कि कोई भी कॉर्नर पॉइंट है तो वहाँ पे आपके दो स्टड्स एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, एक इस वॉल का होगा और एक इस वॉल का। और चूंकि ये जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टड्स में जस्ट आपने काउंट लगाना होता है, वो अगर सेम हाइट्स हैं और वॉल टाइप डिफरेंट्स भी हैं तो आप उसको सेम मतलब स्टड अगर सेम है इस वॉल का और इस हाइट इस वॉल का, और जो है लेट से जिप्सम बोर्ड डिफरेंट लग रहा है या कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन है, वॉल टाइप चेंज होगी भी है, इंसुलेशन नहीं है लेट से, लेकिन आपकी फ्रेमिंग हाइट सेम है और स्टड सेम है, तो आप एक ही काउंट लेके इसको भी और इसको भी मार्क कर सकते हैं।
कॉर्नर्स के ऊपर हर वॉल, इस वॉल की तरफ से इसके एंड पे एक काउंट लगेगा और इस वॉल की तरफ से लेट से इसका एक वो लगेगा काउंट। तो ये मेरा इस पॉइंट का एक्स्ट्रा स्टड्स काउंट हो गए। फिर मैं जाता हूँ लेट से यहाँ पे, यहाँ पे अब दीवार ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे भी एंड पे एक एक्स्ट्रा स्टड लगेगा। वो किस दीवार का लगेगा? इस दीवार का जो आ रहा है। फिर आ जाते हैं लेट से ये पॉइंट है जिस तरह, अब यहाँ पे ये जंक्शन है, यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टड्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये दीवार आ रही है, ये दीवार कंटिन्यू हो रही है और यहाँ से ये दीवार आ रही है। तो यहाँ पे मैं 3 एक्स्ट्रा स्टड्स लगाऊंगा। एक स्टड यहाँ से आ रहा होगा और उसकी हाइट इसकी हाइट के अकॉर्डिंग होगी, और स्टड इस हाइट, इस स्टड का जो है वो होगा। और इसके अंदर एक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लेट से, और एक यहाँ पे, और इनकी हाइट जो होगी ये येलो कलर के अंदर जो लाइन आ रही है इसकी हाइट के अकॉर्डिंग होगी, फ्रेमिंग हाइट की। और ये इवन हाइट्स होंगी जो भी आप ले रहे होंगे। तो मतलब अगर आपका ये 13 फुट का था और ये जो है 13 फुट 5 इंच का था, तो इन तीनों स्टड्स की हाइट 14 फुट होगी। और अगर लेट से ये 3.5/8 इंच है तो उसको 3.5/8 इंच ही कंसिडर करेंगे आप। इसको, इन दोनों को आप जो है 14 फुट और 6 इंचेस लेट से आप कंसिडर कर रहे होंगे। फिर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे लेट से एक दीवार ओवर आ रही है यहाँ से, तो उसकी दीवार का वो वाला जो स्टार्ट होगा वो भी हम कंसिडर कर रहे होंगे। तो प्लस पे 4, टी के ऊपर 3, कॉर्नर के ऊपर 2, और किसी भी किस्म की लेट से ओपनिंग है, दरवाज़ा है, तो दोनों साइडों पे एक एक एक्स्ट्रा स्टार्ट लगेगा, यहाँ पे भी और एक एक्स्ट्रा स्टार्ट यहाँ पे भी। और वो कौन सा लग रहा होगा? जो दीवार चल रही होगी उसका। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था। अच्छा, फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चरल शीट जो हैं उनको देखने की वजह। मैं पिछले में भी बयान कर चुका हूँ, लेकिन इधर में क्योंकि एग्जांपल जो है क्लियरली है यहाँ पे अवेलेबल, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितनी इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चरल शीट्स के अंदर जो कि मिस की जाती है जस्ट फॉर द सेक कि वो तो स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं। अब कैसा नहीं है, आपको देखें यहाँ पे भी स्टड्स की डिटेल और शीथिंग ये चीज़ें मिल रही होती हैं। फिर यहाँ पे ये जो है 2x6 पोनी वॉल फ्रेम, ये भी फ्रेमिंग हो रही है, यहाँ पे ऊपर नीचे स्टड्स लग रहे हैं। और फिर देखें अगर इस शीट के ऊपर यहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। वो क्या है? आप देखें ये जो है शीयर वॉल है, यहाँ पे उन्होंने स्टड्स का भी बताया हुआ है, ब्लॉकिंग्स का बताया हुआ है, टॉप एंड बॉटम फ्रेम्स का बताया हुआ है। फिर होल्ड डाउन्स, अब होल्ड डाउन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल ये जो वॉल फ्रेमिंग है उसके अंदर ही आते हैं होल्ड डाउन्स, क्योंकि ये वॉल्स के साथ ही लगे होते हैं। तो होल्ड डाउन्स आ रहे हैं, ब्लॉकिंग्स आ रही हैं किसी भी किस्म की। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, वहाँ पे नहीं मिल रही थी। फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे डबल और डिटेल मिल रही है किसी जगह की। तो यहाँ पे भी आप अगर देखें तो ओपनिंग्स के अगेंस्ट ये देखें, ये रफ ओपनिंग, रफ ओपनिंग, ये डोर की है, ये विंडो की है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टड लगे हुए हैं, आपको देख रहे होंगे ये स्टड लगा हुआ है एक्स्ट्रा, एक एक तो वॉल के साथ आ रहा है और एक उसके बाद एक और लगा हुआ है। फिर इधर से एक वॉल के साथ जो स्पेसिंग के ऊपर आ रहा है और एक और एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये स्टड्स इसलिए काउंट करवा रहे हैं आपसे। अच्छा, अ, अच्छा, अब देखें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मिस हुई हुई थी। लेट से मैं अगर देखूँ तो ये देखें एक्सटीरियर ग्रेड शीथिंग का बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वो बताया हुआ है जी, studs shall be doubled at all angles, corners, beam supports and around all openings। तो ये चीज़ ऑलरेडी एक्स्ट्रा स्टड्स के अंदर हम जो देख चुके हैं। फिर यहाँ पे देखें फ्रेमिंग का बताया हुआ है। अब देखें, आप कहें कि जी ये तो स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं, लेकिन फ्रेमिंग की डिटेल यहाँ पे बताई हुई है कि 2/6 है तो इतनी स्पेसिंग है, 2 बाई इतनी है, और स्पैन अगर इतना है तो इतना स्टड लग रहा होगा। फिर हेडर्स और बीम्स,
ये जो है इनकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, और इसके अंदर भी वॉल फ्रेमिंग ही है क्योंकि ये वॉल फ्रेमर ही करेगा। तो आप देखें इसके अंदर प्रॉपर डिटेल है कि कौन कौन से वुड स्टड्स लग रहे हैं। लेट्स से 2x6 के दो लग रहे हैं हेडर के अंदर, 2x10 के दो लग रहे हैं या तीन लग रहे हैं, जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और फिर यहाँ पे ये होल्ड डाउन्स की इंफॉर्मेशन गिवन है कि कौन सा लग रहा है। ये शीथिंग का अगेन बताया हुआ है। तो बड़ी मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे जो कि मिस की जाती है, और सिर्फ इस वजह से कि ये स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल प्लान्स में अगेन मैं आपको क्लियर करता चलूँ, उसके अंदर आपको वुड फ्रेमिंग, जो वॉल फ्रेमिंग है, स्टड्स मेटल हैं या वुड, वो आपको डिटेल्स वहाँ पे मिलेंगी, शीथिंग की डिटेल्स मिलेंगी। तो आपने स्पेसिफिकली जाके इनकी डिटेल्स को देखना है। अब देखें ये सारी वॉल्स जो हैं ऑलरेडी मिस हुई थी, जस्ट बाद में जब स्ट्रक्चरल प्लान्स को देखा गया और इनको डबल चेक कर लिया गया तो यहाँ सारी वॉल्स आ रही थी, ये बाद में मार्क हुई हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने उसमें रखनी है। और दूसरी चीज़ अगेन मैं करता चलूँ कि वॉल्स को जब आप मार्क कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ की हाइट सेपरेटली आपने प्रोवाइड करनी है। आप जस्ट एक छोटा सा लिखते हैं स्टड 2x4 हाइट लेट्स से 12 फीट, इंसुलेशन R15 या जो भी है 14 फीट, फिर आपका जो है जिप्सम बोर्ड ऑन वन साइड 12 फीट, जिप्सम बोर्ड ऑन अदर साइड लेट्स से 14 फीट, और एक्सटीरियर वॉल है तो जिप्सम बोर्ड ऑन वन साइड लेट्स से इंटीरियर साइड जो है वन साइड हुई होगी तो वो लेट्स से 12 फीट है। एक्सटीरियर साइड वो लेट्स से आगे पैरापिट वॉल थी, तो एक्सटीरियर वॉल अगर पैरापिट के साथ आप कंसिडर कर रहे हैं तो जिप्सम बोर्ड अंदर वाली साइड पे होगा सिर्फ अप टू डेक, और जबकि एक्सटीरियर वॉल पे शीथिंग जो हो रही होगी वो ऊपर तक जा रही होगी, और इंसुलेशन जो होगी वो सिर्फ जा रही होगी डेक तक, क्योंकि इन्वेलप को कवर करना है सिर्फ। और अगर ऊपर पैरापेट वॉल है वो सेपरेटली उसकी फ्रेमिंग जारी होगी, उसके अंदर शीथिंग होगी, लेकिन जिप्सम बोर्ड और इंसुलेशन नहीं होगी दोनों पे। और ऊपर जो पोर्शन होगा उसके अंदर शीथिंग दोनों साइडों पे होगी। तो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं जो कि कॉस्ट कर जाते हैं क्लाइंट को जब आपकी तरफ से कोई चीज़ प्रॉपरली मार्क ना हो। तो ये थी एक अगेन नेक्स्ट एग्जांपल थी, इसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। फिर आप लोग जो हाईलाइट करते हैं चीज़ों उनको डिलीट ना करें, ये मुझे एक्सक्यूज़ में दी जाती है कि जी हमने तो अपने लिए किया था, वो किया था। तो क्या भाई अपने लिए क्या मतलब है आपका? आपने चीज़ों को प्रॉपरली हाईलाइट करना है, वो आपके लिए भी है, क्लाइंट के लिए भी है, क्यूए डिपार्टमेंट अगर देख रहा है उसके लिए भी है, कोई भी उसको प्रोजेक्ट को देख रहा है, ताकि उनको इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट हुई हुई मिल जाएं। फिर एक चीज़ जो है एक मैं मिस कर गया था चीज़, वो थी सेक्शंस। सेक्शंस को जब भी आप करें कवर तो हाईलाइट करें। एक सेक्शन को आपने कर लिया है तो उसको कोई कलर दे दें, ग्रीन का या येलो का जो भी है, ताकि आपको पता चल जाए वो आपने कवर कर दिया है। और जब आप सेक्शन डिटेल पॉइंट्स पे जा रहे हो, लेट्स से मैं अगर जाऊं डिटेल्स जिस तरह ये है लेट्स से, ठीक है, तो जब मैं सेक्शंस को हाईलाइट कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने एक सेक्शन देखा फ्लोर प्लान पे और मैं यहाँ पे आया और उसकी डिटेल मैंने कवर कर ली, तो मैं उसको जस्ट यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा कि दैट इज़ कवर्ड बाय मी। आप उसका कोई भी कलर रख सकते हैं, बेटर कि आप उसको ग्रीन ही दे दें जो आप फ्लोर प्लान पे भी दे रहे हैं, और यहाँ पे भी ग्रीन कलर के अंदर आप उसको हाईलाइट कर दें कि दैट इज़ कवर्ड बाय मी। तो अब जब मैं इसको हाईलाइट करूँगा तो इसका मतलब होगा कि ये प्लान मैंने, ये सेक्शन डिटेल मैंने कवर कर ली है, इसके अंदर मैंने ये चीज़ें थी ये भी कवर कर ली हैं, और दैट इज़ डन। तो जब आप प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिए होंगे तो इस मेथड की वजह से आपके साथ होगा क्या कि जब आप एक फाइनल रिव्यू देखेंगे तो आपको उसमें अगर कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई हुई वो आपको नज़र आएगी, तो दैट मीन्स यू आर मिसिंग दैट थिंग, दैट इज़ फॉर श्योर कि अगर आपने हाईलाइट नहीं की हुई और आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि जो चीज़ आप फ्लोर प्लान पे जिस सेक्शन को देख रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो एंड पे जो चीज़
देखेंगे किसी भी खासकर डिटेल पेजेस के ऊपर जहाँ पे डिटेल्स दी होती हैं, 10 से 15 20 सेक्शंस भी होते हैं कभी कभी। तो जब आपके लेट से 12 सेक्शंस हाईलाइटेड हैं, इसका मतलब है वो कवर हैं, 4 बचे हुए हैं, तो इसका मतलब वो आपने कवर नहीं किए। तो अब आपके लिए वो चीज़ कवर करना, उसको मिस करना मुश्किल नहीं है कि यार वो मिस हो जाएगी। मिस नहीं होगी, क्यों? आपने देख लिया। फिर आप उन 4 सेक्शंस को देखेंगे, उनके अंदर देखेंगे कि आपकी रिलेटेड स्कोप के अकॉर्डिंग कोई चीज़ उनपे है। अगर किसी में है तो आप उसको जाके फ्लोर प्लान के ऊपर देखेंगे कि यहाँ कहाँ से कटा हुआ है और उसको कवर करेंगे फिर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपने करना है। आपके पास से जब भी कोई फाइल आ रही हो, आई वॉन्ट टू सी द हाईलाइटेड नोट्स, आई वॉन्ट टू सी द हाईलाइटेड सेक्शंस, डिटेल्स। और अगर किसी चीज़ के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं है, उसको आप डिफरेंट कलर कर दें, रेड कर दें। लेट से मैं अभी सेक्शन ई के ऊपर जाऊं, तो मैंने किसी चीज़ को कवर तो कर लिया, लेकिन मुझे कोई डाउट है उसके अंदर, तो मैं लेट से इसको रेड हाईलाइट कर देता हूँ। दैट मीन्स कि देर इज़ सम इशू। जब रिव्यू डिपार्टमेंट के पास भी जाएगी ये चीज़, तो उनको भी आइडिया होगा। ठीक है। और आपको भी, अब आप सारे पॉइंट्स सारे को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिटेल को नीचे से हाईलाइट कर दें और जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो हाईलाइट कर दें। साफ़ सुथरा रहेगा काम भी, और आपके लिए जज करना भी इजी होगा एट द एंड कि कौन सी चीज़ रह गई, कौन सी चीज़ हो गई, कौन सी चीज़ में कन्फ्यूजन है, उसको डिस्कस करना है, जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट था, आई थिंक इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टड्स मिस हुए थे। अब देखें कितने एक्स्ट्रा स्टड्स हैं, अच्छे भले हैं, और वो तरीका फॉलो नहीं किया गया हुआ कि इस साइड पे होगा एक, इस साइड पे होगा, यहाँ पे 3 स्टार्स होंगे, यहाँ पे एक एक स्टार्ट होगा, यहाँ पे 2 स्टार्ट होंगे, यहाँ पे 3 स्टार्ट होंगे। यहाँ पे प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया हुआ, विच इज़ रॉन्ग। जब आपका एस्टिमेट तैयार होगा तो ये स्टार्ट्स जो हैं मिस होंगे। अगर आप इनको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो जहाँ पे एक आना चाहिए तो वहाँ पे 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, और जहाँ पे 4 आने चाहिए तो वहाँ पे सिर्फ 2 आ रहे होंगे, क्योंकि आपने फैक्टर सेम रखा हुआ है। तो बेटर अप्रोच इज़ टू मार्क इट एज दे आर। यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 लगेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा, यहाँ पे 2 लगेंगे, एक इस दीवार के लिए, एक इस दीवार के लिए। यहाँ पे 2 लगेंगे, सेम दीवार जा रही है तो आप दोनों को 1 2 सेम रख सकते हैं। यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे एक लगेगा, इस जगह पे एक लगेगा, तो ये मल्टीपल जो हैं स्टड्स लग रहे हैं यहाँ पे। फिर दिस इज गुड कि ये हाईलाइट हुई हुई है चीज़ यहाँ पे आपको, लेकिन अगेन आई थिंक स्ट्रक्चरल शीट्स को मिस किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, जबकि अच्छी वाली डिटेल्स यहाँ पे थी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला है, वो है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू सेंड RFIs। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको कन्फ्यूजन है, पहले चेक करें, फिर सीनियर किसी के साथ डिस्कस करें, और फिर भी अगर इसके अंदर इश्यूज हैं, सेंड एन RFI। और ये आपके फर्स्ट डे ऑफ द जॉब होना चाहिए। आप अगले दिन या एंड ऑफ द टेक ऑफ के ऊपर नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि क्लाइंट के पास भी टाइम नहीं होता। क्लाइंट के पास जब जाती है RFI, उसने आगे भेजना होता है, जो है उसका ओनर, उसने आगे से रिप्लाई करना होता है, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और जब आप जो है आखिरी दिन पे भेजेंगे, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। फर्स्ट डे ऑफ द टेक ऑफ, आप जब स्टार्ट कर रहे होंगे जॉब, मेजर RFIs उसी दिन आपके जाने चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सेक्शंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इश्यूज है। और अगेन, आप जब अज्यूम करते हैं चीज़ें, जस्ट डोंट अज्यूम इट। RFI भेज के उसके अंदर मेंशन करें कि ये इशू है। लेट से आपको एक्सटीरियर वॉल दी गई हुई है, उसका स्टड के गेजेस नहीं मेंशन, तो आप ऐसा नहीं कर लेंगे कि आप सिर्फ अज्यूम लिख के और आप जो है 16 गेज एक्सटीरियर वॉल है तो मेंशन कर देंगे। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग। आपको नहीं आइडिया कि 16 गेज का स्टार्ट, 18 गेज का स्टार्ट और 14 गेज के स्टार्ट के अंदर मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस कितना ज़्यादा है, लेबर कितनी ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपने RFI भेजना है, उसमें आपने मेंशन करना है एक्सटीरियर वॉल्स के अंदर आपकी डिटेल्स जो हैं, ना स्ट्रक्चरल के अंदर मिल रहा है आपको स्टार्ट का गेज, ना आपको आर्किटेक्चरल के अंदर मिल रहा है। तो काइंडली आप जो है एक्सटीरियर वॉल्स के स्टार्स का गेज साइज आप बता दें, खासकर मेटल स्टार्स के अंदर जब ये इशू आता है। और
उधर आप लिख भी सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग वी आर अज्यूमिंग इट एज 16 गेज 18 गेज जो भी है। लेकिन ये काम कभी भी ना करें कि आरएफआई भेजे बगैर आपने एक चीज अज्यूम कर दी और दैट इज इट, उसी तरह जा रही है क्लाइंट को। वो एंड पे जाके फिर जब हमारे पास आती है, क्लाइंट के पास जाती है, वो कहता है यार ये इधर स्टार्ट यही लग रहा है क्या। अब उस दिन जाके आरएफआई क्रिएट किया जाता है और वो क्लाइंट को सेंड किया जाता है, ये विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो आपने डे फर्स्ट के ऊपर खासकर गेजेस को और प्लान स्विफ्ट के ऊपर डोंट बी आप हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश प्लान स्विफ्ट के ऊपर ना करें। आप पीडीएफ रीडर के ऊपर खोलें, कंट्रोल एफ दबाएं, गेज लिखें तो आपको जहां जहां पे गेज होगा मेंशन मिल जाएगा आपको। स्टड लिखें तो जहां जहां पे स्टड आ रहा होगा गेज उसके साथ मेंशन होगा, वो मिल जाएगा। शीथिंग लिखें, इंसुलेशन लिखें, तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं सारी, बट इट मेक्स इन द जॉब इजी फॉर यू। क्या करेंगे आप, कंट्रोल एफ करेंगे, पीडीएफ रीडर ब्लू बीम है या कोई भी फॉक्सेट रीडर है या कोई भी डिफरेंट काइंड का है, कंट्रोल एफ, जस्ट सर्च जो है गेज, GAUG। तो अब आपके पास अगर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं उस पीडीएफ के अंदर तो आपको गेज जहां जहां पे होगा वो आपको मिल जाएगा। अब पीडीएफ के अंदर वो चीज़ ढूंढनी आसान है, यहाँ पे आपके लिए वो मुश्किल है, रीडेबल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल एफ करके आप नहीं ढूंढ सकते। तो साइट पे वो फाइल खोल के उसको देखें और जहां जहां पे आपको मिल रहा है यहाँ पे आके उसको हाईलाइट कर दें, इजी। यहाँ पे आप अपनी जो है उस पे जाएंगे आई के ऊपर के जी मैं देख लूंगा, देख लेने से ही होता है, फिर एंड पे मिस होती हैं चीज़ें। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जितना भी हो, अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे यू विल मिस थिंग्स। तो यहाँ पे आपने अपने उसके ऊपर नहीं जाना कि जी मैं देख लूंगा नज़र आ जाएगा मुझे और मैं सारे नोट्स को इस तरह नहीं। वहाँ पे जाके गेज लिखें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कंफर्म करें और यहाँ पे हाईलाइट कर दें, इजी स्टफ। फिर उसके बाद जो है आपको जो भी चीज़ जो है वो खासकर गेजेस की, सेक्शंस की, ये चीज़ आरएफआई ज़रूर भेजें। फिर लेट से आपके पास डेक हाइट नहीं है, ऐसा प्रोजेक्ट आ गया जहाँ पे डेक हाइट नहीं गिवन और सिर्फ फ्लोर प्लान गिवन है, तो एक तो गूगल मैप्स का आपको मैंने बताया कि बिल्डिंग को देख लें, दूसरा आरएफआई उसी टाइम क्रिएट करें, फर्स्ट डे ऑफ द डे, स्टार्टिंग। सेक्शंस नहीं है, आरएफआई क्रिएट करें। गेज नहीं है, आरएफआई क्रिएट करें। किसी और किस्म की कंफ्यूजन है, आरएफआई क्रिएट करें, आपको आरएफआई क्रिएट करने से कोई रोक नहीं रहा। अच्छा, अगेन यहाँ पे आई डोंट नो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी। अब देखें ये डिटेल्स काफ़ी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर खासकर। अब यहाँ पे किस्म की वॉल्स आ रही थी, अब आरएफआई ये जाना चाहिए था, नहीं गया। गेजेस यहाँ पे डिफरेंट थे और कुछ जगहों पे डिफरेंट मेंशन थे, वो उसका आरएफआई नहीं गया। ब्रेसिंग लग रही थी, वो काउंट नहीं हुई थी। तो आर्किटेक्चर प्लान्स में जो है वो सिंगल वॉल दिखाई गई हुई थी, लेट्स से। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो है सिंगल वॉल आ रही है बाहर, यहाँ पे सिंगल वॉल आ रही है बाहर, यहाँ पे जहाँ पे बाहर कैनोपी है यहाँ पे डेक हाइट तक या फिर ये जो इस हाइट तक जो है सिंगल वॉल है और उसके ऊपर दो वॉल्स आ रही हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये जो दो दीवारें आ रही हैं ये उस चीज़ को कंफर्म तो कर रही हैं कि ये जो चीज़ है उधर भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दिया गया हुआ नीचे तक जा रही हैं, और ये हो सकता है कि ये यहाँ तक ही इसकी डिटेल मेंशन हो कि ये जो है यहाँ तक जा रही है और ये यहाँ तक, क्योंकि डेक तो यहाँ तक है ना, तो डेक से नीचे भी जा रही है तो पॉसिबल है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि इसको हमने लेट से अगर वहाँ से आइडिया नहीं हो रहा कि ये डेक हाइट से नीचे नहीं जा रही थी, लेकिन वहाँ पे मेंशन है कि जा रही है, तो ये आरएफआई बनता था यहाँ पे कि क्या करना है हमने। और फिर यहाँ जहाँ पे डबल आ रही है, ये सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 9, अब जो सेक्शन आपको मिलेंगे स्ट्रक्चरल प्लान्स के ऊपर, ये देखें अब, ये देखें S5, 6, 5, 3, 4, 12, 5, 11, 10,
ये सारे वही सेक्शंस हैं जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, उसकी डिटेल्स जहाँ मिली हुई हैं। और ये सेक्शंस जो हैं एस्टिमेटर मिस कर चुके थे, उन्होंने देखे ही नहीं थे क्योंकि स्ट्रक्चरल प्लान्स उन्होंने देखे ही नहीं थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लान्स को चेक करना, गो थ्रू करना सारे को, स्ट्रक्चर्स को भी। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे आप देखें तो सॉफिट्स आपको बहुत सारी मिल रही हैं, जो कि सॉफिट्स को हमेशा आपको आइडिया मिलता है आपके सीलिंग प्लान से। जब भी जो है सीलिंग चेंज हो रही हो तो वहाँ पे डेफिनेट सी बात है सॉफिट होगी, या हाइट चेंज हो रही है तो सॉफिट होगी। तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप उसको मार्क भी वहीं से जाके करें जहाँ पे आ रही है दीवार, और लीनियर फिट लें। और जो सेक्शन से डिटेल मिल रही है आपको, लेट से वहाँ पे फ्रेमिंग लग रही है, जो है लेट से 4 फुट की फ्रेमिंग लग रही है, स्टड्स टॉप एंड बॉटम पे ट्रैक्स लग रहे हैं, या 2x4 का स्टड लग रहा है 16 इंच ऑन सेंटर, तो आप इसको लीनियर फिट एक ले लेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। फिर आपका जिप्सम बोर्ड लग रहा होगा, वो आप सेक्शन से देखेंगे जिप्सम बोर्ड कितना लग रहा है, मतलब साइड पे, नीचे, दूसरी साइड पे, अंदर, वो सारी हाइट लेके उसका हाइट देख लेंगे। फिर लेट से इंसुलेशन अगर लग रही है तो वो देख लेंगे, और दैट्स इट। जहाँ जहाँ पे आपको मिल रहे होंगे सॉफिट्स, वो आपके रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान के ऊपर मार्क होंगे। और ये हमेशा होगा जहाँ पे आपका हाइट चेंज हो रही होगी। तो एक तो आपको जिप्सम बोर्ड की हाइट यहाँ से भी मिल जाती है कि लेट से यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है, 12 फुट है, यहाँ पे लेट से 11 फुट 1 इंच है, तो 1 फुट का डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। दैट मीन्स के साइड पे 1 फुट की जगह होगी जिसके अंदर। उसके अलावा सॉफिट्स के अंदर ये भी होता है कि कंसील्ड होती हैं, जिप्सम बोर्ड अंदर वाली साइड पे भी लगा होता है, तो वो आपको सेक्शन से पता चलता है। तो आप सेक्शन से जाके डबल चेक करें। अगर मैं इसी प्रोजेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे मुझे सेक्शन ये वाला इस जगह का मिल रहा है, और ये मिला हुआ है 3.01। तो अब देखें ये वो जगह है, ये जो है उन्होंने दिखाई हुई है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं वहाँ से देखता तो ये मुझे 1 फुट ही नज़र आना था सिर्फ, कि ये सीलिंग हाइट इतनी है तो ये इतनी है तो इसका डिफरेंस इतना है। लेकिन यहाँ पे स्टड, इसके अंदर जिप्सम बोर्ड इधर भी लगा हुआ है अंदर वाली साइड पे, यहाँ पे ऊपर भी लगा हुआ है थोड़ा सा। तो यहाँ से मुझे लेंथ लेनी चाहिए, ये लेंथ में लूँगा लेट से, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली, ये 3 लेंथ्स जाके मेरी, जाके टोटल इसकी वो बना रही होंगी। फिर इसकी लेंथ जो होगी मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, वो स्टार्ट की होगी। फिर ब्रेसिंग की यहाँ से यहाँ तक लेके ये भी 16 इंच, या जो भी इसकी स्पेसिंग होगी वो सेपरेटली मेंशन होगी। तो एक लीनियर फिट से सीलिंग, रिफ्लेक्टेड सीलिंग के प्लान के ऊपर मैं ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी जो है इम्पोर्टेंट चीज़, ब्लॉकिंग्स। ब्लॉकिंग्स जो हैं, आपको कॉन्सेप्ट ज़रा मैं पहले बता दूं ब्लॉकिंग्स का। ब्लॉकिंग्स जो हैं वो वर्टिकल स्टड्स के दरमियान में लगती हैं, और ये दीवार के ऊपर किसी भी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए लगाई जाती हैं। और 80 to 90% ऑफ द टाइम्स दे आर वुड ब्लॉकिंग। फायर ट्रीटेड भी हो सकती हैं, और दूसरी नॉर्मल नंबर भी हो सकता है। तो ये आपने चेक करना होता है, क्योंकि मटेरियल का रेट चेंज होता है, तो इसलिए आपने चेक करना है कि फायर ट्रीटेड है, ब्लॉकिंग किस किस्म की है। अच्छा, फिर आते हैं, लेट से ब्लॉकिंग लगी हुई है। ब्लॉकिंग अब थ्रू आउट द लेंथ नहीं लगेगी कि वो कट के लगेगी। क्यों? क्योंकि ये स्टड्स के दरमियान में लगनी है, और स्टड अगर 16 इंच ऑन स्पेसिंग के दरमियान है तो 16 इंच का पीस लगेगा।
अगर आपको ब्लॉकिंग लेट से एक टिश्यू डिस्पेंसर लगाना है, उसके लिए सिर्फ 6 से 8 इंच की ज़रूरत होगी, लेकिन वो 16 इंच की ब्लॉकिंग लगेगी वहाँ पे, क्योंकि वो स्पेसिंग एक तरफ से स्टार्ट दूसरी तरफ से स्टार्ट को मैं वो स्क्रू उनके साथ होगी। फिर लेट से अगर ग्रैब बार है लेट से 36 इंचज की, लेट से ये देखें अब 3 फुट की है, तो इसके लिए जो ब्लॉकिंग लग रही होगी वो आपके लेट से अब 16 इंच बाय 16 इंच प्लस 16 इंच कितने हो गए, 32 इंचज। आपका ये 3 फुट की है ग्रैब बार 36 इंच, तो इसका मतलब है कि आपकी 16 इंच के 3 पीस लगेंगे यहाँ पे, 16 इंच प्लस 16 इंच प्लस 16 इंच। तो आपकी ब्लॉकिंग जो होगी वो यहाँ पे इस तरह होगी ग्रैब बार्स के लिए 3 फीट की। फिर लेट से 4 फीट की ग्रैब बार है लेट से, तो उसके लिए अगेन फिर चेंज हो जाएगी 16 इंच प्लस 16 इंच प्लस 16 इंच प्लस 16 इंच, ये 50 इंच भी चली जाएगी मतलब, लेकिन 4 ब्लॉकिंग्स लग रही होंगी 16 इंचज की। अगर वॉल स्टड्स की हाई स्पेसिंग जो है 2 फुट है, तो वो फिर सिनेरियो और चेंज हो जाएगा, 3 फुट के ऊपर जब लगेंगी तो वो 2-2 फुट की ब्लॉकिंग्स आपकी लगेंगी, दो मतलब 24 इंच प्लस 24 इंच, दो ब्लॉकिंग्स लगेंगी 3 फुट की ग्रैब बार को कवर करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो जब भी आप ब्लॉकिंग्स को कवर करें तो वो आप काउंट में ही करें, और इक्विपमेंट प्लान्स या फिर जो ऐसे प्लान जहाँ पे सिर्फ ये चीज़ें गिवन हों वहाँ से जाके करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ लग रही है। जिस तरह यहाँ पे वॉशरूम्स के अंदर अब देखें यहाँ पे लग रही है 2/6 इंच 1.33, ये 16 इंच की ब्लॉकिंग लगी हुई है। 16 इंच कितना होता है, डिवाइड बाय 12 करें तो 1.33 फीट। तो ये आप जब भी एक मरतबा निकालेंगे तो 16 इंच की ब्लॉकिंग जहाँ जहाँ पे आपको नजर आएगी कि 16 इंच की लगनी है, तो आप सिंपली ये काउंट लगा देंगे वहाँ पे, और एंड पे जाके शीट के अंदर 1.33 को काउंट जितने भी होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ में आ जाएगी आपके पास ब्लॉकिंग। फिर इसी तरह ग्रैब बार्स हैं, अब देखें यहाँ पे उन्होंने 2/6 की 4 फुट की ब्लॉकिंग लगाई हुई है। वजह क्या है, वही बात, स्पेसिंग जो है वो। तो ब्लॉकिंग्स का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है कि उस स्पेसिंग के दरमियान लगती है और काउंट के अंदर होगी, और आपने देखना है कि किस चीज़ के लिए लग रही है और कितने स्टड्स को कवर करेगी, कितनी स्पेसिंग्स। एक स्पेसिंग 16 इंच के अंदर ही हो जाएगी तो 16 इंच की लगेगी। अगर 16 इंच से थोड़ी सी भी बड़ी है तो 16 इंच प्लस 16 इंच 32 इंच की ब्लॉकिंग दो लग रही होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। फिर वॉल माउंटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ये देखें रैक्स इक्विपमेंट्स कोई भी चीज़ है, मिल वर्क है अगर, तो वहाँ पे वो ब्लॉकिंग्स लग रही होंगी सारी, और वो हम काउंट भी कर रहे होंगे। जब कभी कोई फ्लोर प्लान है वहाँ पे अगर मेंशन है तो हम लीनियर फिट में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो उन्होंने प्रॉपरली प्लान बना के दिया हुआ है तो लीनियर फिट में भी ले सकते हैं। और अगर वो फ्रंट पे लग रही है, मतलब वॉल के अंदर नहीं लग रही, बाहर लग रही है, खासकर मिल वर्क्स जो होते हैं बाद में लेट से इंस्टॉल होने वाले, उनके अंदर ये होता है कि वॉल के ऊपर जो है ना ब्लॉकिंग लगाई जाती है। लेट से मैं कहूँ जी, वॉल जो है कैबिनेट्स लगा रहे हैं और ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, सिर्फ कैबिनेट्स लगानी है, तो उसके लिए वो ब्लॉकिंग अब स्टड्स को जिप्सम बोर्ड को तोड़ के और वो कुछ तो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे, और 2 इंच की ब्लॉकिंग होगी थिकनेस, और विड्थ कितनी होगी उसकी 4 इंच या 6 इंच मेंशन होगा। तो वो एक नीचे लगी हुई होगी, एक सेंटर में और एक ऊपर, तो 3 लग रही होंगी उस लेंथ में जहाँ तक वो कवर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी आप एक लेंथ लेंगे 2/6 की। तो ये एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे अकॉर्डिंग रिलेटेड टू ब्लॉकिंग। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं, आप जो फाइनल एक चीज़ डिस्कस करनी थी वो थी अपार्टमेंट्स या मल्टी फैमिली या मल्टी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स या मल्टी यूनिट बिल्डिंग्स, जहाँ पे टिपिकल बिल्डिंग्स टिपिकल यूनिट्स होती हैं और मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी आपको अ, ये चीज़ तो आइडिया होगी कि
अच्छा, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो मल्टी फैमिली या मल्टी यूनिट्स हों, तो वहाँ पे आपने क्या करना होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि टिपिकल यूनिट्स को काउंट करना होता है कि नंबर ऑफ टिपिकल यूनिट्स कितनी है। मतलब यूनिट टाइप EE1 है तो वो EE1 कितनी आ रही हैं हर फ्लोर के ऊपर, तो वो थ्रू आउट आप पर काउंट कर लेंगे। लेट से आप कर रहे हैं मैं इसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूं। लेट से अगर ये फर्स्ट फ्लोर है तो मैं अगर कर रहा हूँ EE1 और मैं फोल्डर भी बना रहा हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, यूनिट टाइप EE1 जहाँ जहाँ पे भी होगी उसको काउंट कर लूँगा। तो अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि लेट से कभी कभार इस तरह भी होता है कि 8 से 10 फ्लोर हैं और थ्री लेट से फ्लोर सेकंड फ्लोर से एट्थ फ्लोर तक जो है कॉमन जा रहा है। तो आप ये नहीं करेंगे कि सेकंड फ्लोर से एट्थ फ्लोर तक एक ही काउंट लगा देंगे, फिर आपको उसके सेकंड से 8 तक जितने बिल्डिंग्स बन रही होंगी, जितने फ्लोर्स बन रहे होंगे, उतने काउंट्स इसके लगाने पड़ेंगे यहाँ पे इस चीज़ के। लेट से मैं कहूँ सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एट्थ ये 6 बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जब काउंट लगा रहा हूँ यूनिट टाइप EE1 के, क्योंकि वो टिपिकल हैं, तो यहाँ पे मैं 6 काउंट्स लगाऊंगा। और सिंपली इसी तरह ये, तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने जो है सेकंड थ्रू लेट से एट तक सारे काउंट कर लिए यूनिट्स। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि आपने इन लार्ज प्लान्स के ऊपर जाके अब यहाँ पे यूनिट वाइज गिवन है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप देखें EE1 जो है वो आपको जहाँ पे भी मिलेगी ये है। तो मैं इसकी जितनी भी वॉल्स हैं और जितने भी आइटम्स हैं लेट से, तो उनको मैं यहाँ से मार्क कर लूँगा। और जब भी मैं मार्क करूँगा, पहले मैंने काउंट किया और उसके काउंट्स को भी उसी फोल्डर के अंदर रखा। लेट्स से मैं यहाँ से साइड पे टेक ऑफ समरी खोल लेता हूँ। तो मैंने लेट्स से कोलैप्स कर देता हूँ यूनिट टाइप EE1, उसके काउंट भी उसी के अंदर आ गए। फिर उससे रिलेटेड जो वॉल फ्रेमिंग है, उसकी जो सीलिंग है, वो सारी भी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाएंगी। तो एंड पे जाके मुझे क्या करना होगा, जस्ट इसके काउंट देखे होंगे और उन क्वांटिटीज़ को लेट से मैं एक एक्सेल के अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा बना के वो डाल दूंगा 8, और सिंगल यूनिट क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, तो मेरे पास सारी बिल्डिंग की जितनी भी क्वांटिटी होंगी इस यूनिट की वो सारी आ जाएंगी। तो सिंपली जो है मैंने वॉल टाइप्स लिख के और वो मार्क कर देनी है लेट से। और लेट से ब्लॉकिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कोई भी और चीज़ कर रहा हूँ, डोर्स काउंट कर रहा हूँ, वो सारे मैं यहाँ पे मार्क करूँगा और इसी के अंदर रखूँगा सारे, ताकि यूनिट टाइप EV1 की सारी चीज़ें मेरे पास इसमें आ जाएं। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है वो है कि जब भी आप मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स कर रहे हो तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो
आपने रखनी होती हैं, फ्लोर प्लान से मार्क करनी होती हैं, और कुछ जो हैं यूनिट्स के जो डिटेल प्लान्स होते हैं, जिस तरह हम अभी गए थे यहाँ पे, यहाँ से मार्क करनी होती हैं। तो यूनिट जो फ्लोर प्लान है वहाँ पे मार्क करने वाली क्या चीज़ें हैं, वो हैं एक्सटीरियर वॉल्स, क्योंकि एक्सटीरियर वॉल्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। ये देखें आप यहाँ पे डॉटेड लगाया हुआ है, तो आप एक्सटीरियर वॉल्स का देखेंगे और उनको यहाँ पे फ्लोर वाइज सेपरेटली मार्क कर देंगे। अब मैं फ्लोर वाइज जब कर रहा हूँ काम, अब यहाँ पे मैं फोल्डर बनाऊंगा लेट से फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा एक्सटीरियर वॉल उसकी हाइट, उसकी जो भी है जिप्सम बोर्ड की हाइट, इंसुलेशन की हाइट, या जिप्सम बोर्ड की हाइट नहीं लिखूंगा मैं, इंसुलेशन की हाइट, और लेट से जिप्सम बोर्ड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम यूनिट वाइज कर रहे हैं तो हम यूनिट वाइज के अंदर जिप्सम बोर्ड जो है वो यूनिट के अंदर रखेंगे। मतलब आप जब जिप्सम बोर्ड कर रहे होंगे तो वो आप जो है यूनिट के अंदर कंसीडर कर रहे होंगे। आप जब एक्सटीरियर के वॉल को करेंगे उसके अंदर सिर्फ आपने क्या चीज़ रखनी है, आपकी इंसुलेशन, आपकी एक्सटीरियर साइड पे शीथिंग, और आपकी फ्रेमिंग, दैट्स इट। आपका जो अंदर वाला जिप्सम बोर्ड है वो आप नहीं कंसीडर करेंगे, वो आप यूनिट के साथ कंसीडर करेंगे। तो एक मरतबा वो चीज़ मैं करके फिर मैं यहाँ से मार्कअप शुरू कर दूंगा यहाँ से। ऑर्थो आप ऑन कर लें, ताकि ऑर्थो ऑन करके आपको वो लाइंस जो सीधी लगेंगी। स्नैप ऑफ कर लें ताकि पॉइंट्स जो हैं आपके ओवरलैप ना हो। तो इस तरह जो है मैं कंटिन्यू कर लूँगा जहाँ तक जा रही होगी, मतलब थ्रू आउट फ्लोर के एक्सटीरियर वॉल पे मैं मार्क कर लूँगा। अब फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, उसके अंदर एक्सटीरियर वॉल सारी मेरी आ गई। अब ये एक्सटीरियर वॉल की थी। दूसरी वॉल कौन सी होगी, वो होगी टेनेट सेपरेशन वॉल या डिमाइजिंग वॉल। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, टेनेट सेपरेशन वॉल या डिमाइजिंग वॉल। वो दीवार वो होती है जो दो यूनिट्स को आपस में सेपरेट करती है। तो वो वॉल भी आपने फ्लोर प्लान के ऊपर मार्क करनी है, ना कि आप जो है यूनिट्स के अंदर मार्क कर रहे हो। तो आप क्या करेंगे, फ्लोर आपका यही रहेगा। आपकी अब लिखेंगे, आप न्यू वॉल क्रिएट करेंगे और डिमाइजिंग वॉल, और जो भी इसका इंसुलेशन है, और लेट से फ्रेमिंग है 2/6 फ्रेमिंग, बैट इंसुलेशन जो भी आर वैल्यू, जिप्सम बोर्ड अगेन आप इसके साथ नहीं करेंगे काउंट। ओके करके आपने टेनेट सेपरेशन वॉल्स को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, ये जो है आपकी टेनेट सेपरेशन वॉल्स, डिमाइजिंग वॉल्स आ गई, और उसके बाद आपके आ जाती हैं ये कॉरिडोर के अराउंड जो वॉल्स हैं वो, इनको आप सेपरेटली मार्क करेंगे 2/6, और इसके अंदर फ्रेमिंग और इंसुलेशन जो भी है। जिप्सम बोर्ड जो है आप इसका ऑन वन साइड कर सकते हैं कंसीडर, जो यूनिट वाली साइड पे होगा वो वाला आप इस साइड इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। जिप्सम बोर्ड, फ्रेमिंग, इंसुलेशन और हाइट साथ मेंशन करेंगे, और जिप्सम बोर्ड ऑन वन साइड और उसकी हाइट, दैट्स इट। और फिर आप इसको भी मार्क कर देंगे जहाँ तक ये जा रही होगी, लेट्स से यहाँ तक आ रही है। और इसके बाद जो आपकी लेट्स से ये दो वॉल्स आ रही हैं आपकी यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो है आप करेंगे क्या चीज़, वो है जो आपके स्टेयर वेल्स के अगेंस्ट वॉल्स आ रही हैं, तो आप इसका भी लिखेंगे। ये जो वॉल है ये तो ऑलरेडी आपके एक्सटीरियर में कवर हो जाएगी, और ये जो दीवार है और ये दीवार है और ये दीवार, ये जो है आपकी आई थिंक ये जो है
आपकी अलग से मार्क होगी। और ये जो आप मार्क करेंगे इसके अंदर एक साइड पे आप जो है जिप्सम बोर्ड जो यूनिट वाली टाइप है उस साइड पे कंसिडर नहीं करेंगे, अदरवाइज इंसुलेशन और बाकी चीज़ें आप कंसिडर कर रहे होंगे। और ये छोटा सा एक पोर्शन बचेगा, इसके अंदर आप जिप्सम बोर्ड जो है कंसिडर नहीं करेंगे स्टेयर वाले वाली साइड पे, जबकि दूसरी साइड पे आप कंसिडर कर लेंगे। तो ये इन अ नटशेल आपका जो फ्लोर प्लान्स के ऊपर मार्किंग होनी है वो सारी हो जाएगी। फिर आपके जब लेट्स से ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया था सेकंड फ्लोर से एट फ्लोर तक अगर सेम है फ्लोर प्लान, तो आप जो है दो अप्रोचेज को अपना सकते हैं। वो ये है कि आप एक तो सेकंड से फर्स्ट सेकंड फ्लोर से लेट्स से यही है जो आपका, और इसको आप जो है कॉपी और फिर इसी की इसको आप पेस्ट कर देंगे और इसकी आप मल्टीपल कॉपीज़ बना के उनको आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ये कर सकते हैं। या फिर आप जो है आप क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट से आपने ये बनाई हैं फर्स्ट फ्लोर से लेकर, इसको आप रखते हैं, इसका नाम ही आप चेंज कर देंगे लेट से टू लेट से सेवन्थ फ्लोर टिपिकल। तो आप जब एक मतलब एक ही क्वांटिटीज़ कर ली आपने, तो इसको आपने जस्ट जाके वहाँ पे जो 6 से 7 फ्लोर टिपिकल होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, आपकी क्वांटिटीज़ अपडेट हो जाएंगी। सो दैट्स बेसिकली इट। तो मेजर चीज़ें यही थी जो डिस्कस करने वाली थी आपके साथ। सब पॉइंट्स को आपने नोट करना है, कंसीडर करना है और अपने आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर उनको प्रॉपरली फॉलो भी करना है। थैंक यू।